नमस्कार। समाजशास्त्र विषय में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे प्राकल्पना के स्रोत, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ से अपनी विचारधारा, कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। विद्वान लुंडबर्ग का मत है कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। इसी प्रकार गुड एवं होट ने प्राकल्पना के 4 मुख्य रूप से स्रोत बताए हैं। पहला सामान्य संस्कृति, दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा समरूपताएं और चौथा व्यक्तिगत अनुभव। सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक एकरूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। और ये सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 बातों पर बल देते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके लोक विश्वास क्या हैं और सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं। फिर आता है लोक विश्वास। उनके प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी मान्यताएं और विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, सूक्तियों आदि के द्वारा की जाती है। इनका प्रचलन समाज में लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य हैं, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। फिर आता सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज या संस्कृति हमेशा स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। जैसे भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार होती हैं कि भारत में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण व नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटते जाएंगे तथा जाति प्रथा का विघटन होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति भी उच्च होती जाएगी और प्रजातंत्रीय मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में भी वृद्धि होगी। वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार पूर्व में प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं के निर्माण किया है। फिर आता है सादृश्यता, एनालॉग्स। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर की संरचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति ही मानते थे। इसी प्रकार जूलियन हेक्जले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो जाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती हैं। उदाहरण जैसे लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं का सिद्धांत दिया था। इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था। न्यूटन ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना और माल्थस के जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं। फिर आता है अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन, व्यक्ति का। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्वृत्ति या उसकी अंतरात्मा की आवाज होती है।
जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। लुनबर्ग की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। प्राकल्पना का महत्व। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं। तो कुछ इसे समुद्रों में जहाज़ों का रास्ता दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। मैक्स वेबर का मत है कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे होट का मानना है कि एक प्राकल्पना ये बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। इस प्रकार प्राकल्पना के महत्व को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में बताया है। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा कर सकते हैं। उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। वह उसे उचित दिशा प्रदान करती है तथा इधर उधर रास्ता भटकने से रोकती है, जिसके कारण से अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के मुख्य विषय पर टिका रहता है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। लुनबर्ग के अनुसार प्राकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अध्ययन क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है और अध्ययनकर्ता के लिए ये संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। अतः ये आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को ये ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों को एक जंगल में एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है और इस कार्य में प्राकल्पना सहायक होती है। निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही ये ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें यह ज्ञात करना होता है कि इसके अभाव में गलत तो नहीं है। सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। पीटर एच मन का मानना है कि प्राकल्पनाएं तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी हैं। एम.एच. गोपाल के शब्दों में एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है और इस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। धन्यवाद।